नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. खजिनाच्या या आजच्या भागामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आजचा खजिना साठवणीतल्या आठवणीतल्या कविता, पुस्तकं आणि बरंच काही मध्ये तुम्हाला माहिती आहे आज एक आणखीन स्पेशल गेस्ट आपल्या सोबत असणार आहेत, आपल्याशी गप्पा मारायला येणार आहेत. मित्र, हा भाग सुरू करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार, कारण जो प्रचंड प्रतिसाद तुम्ही मला देताय तो फिनॉमिनल आहे. काल सुद्धा मी एका वेगळ्याच ठिकाणचा लाईव्ह करत होते, तिथे सुद्धा खजिन्याबद्दल अनेक लोक बोलत होते आणि अनेक लोक प्रश्न विचारत होते. महाराष्ट्र दिन आहे आज, कामगार दिन आहे 1 मे. त्याच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. हीरक महोत्सवी वर्षामध्ये आपण महाराष्ट्र राज्य केलेलं आहे आणि आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. कदाचित कोरोना काळात नसतो तर अतिशय सुंदर पद्धतीने आणखीन उत्साहाने आपण हा दिवस साजरा केला असता. पण आज आपण आपापल्या घरामध्ये आहोत, पण तरीसुद्धा शुभेच्छा या एकमेकांना द्यायलाच पाहिजेत, कारण हा आपल्या राज्याबद्दलचा अभिमान आहे, आपल्या भाषेबद्दलचा अभिमान आहे, आपल्या मराठी असल्याचा अभिमान आहे. आजच्या गप्पा मात्र आपण मॅक्सिमम इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये मारणार आहोत, कारण आजचे आपले पाहुणे आहेत सिद्धार्थ मिश्रा. सिद्धार्थबद्दल मी काय सांगू, ते एवढे मल्टीफॅसेटेड आहेत, म्हणजे आता आपण त्यांच्याशी गप्पा मारू जेव्हा तेव्हा तुमच्या लक्षात येईलच. इंजिनियर टर्न्ड टर्न्ड RJ, टर्न्ड ॲडव्हर्टायझिंग प्रोफेशनल, टर्न्ड रायटर, असा त्यांचा प्रचंड अमेझिंग प्रवास आहे. आणि असा प्रवास त्यांनी काय आणि कशा पद्धतीने केला आहे हे जाणून घ्यायची मला प्रचंड उत्सुकता आहे. आणि म्हणून मी त्यांना आज रिक्वेस्ट केली आहे की प्लीज 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 आमच्या या गप्पांमध्ये पार्टिसिपेट करा. सो मी आता त्यांना ॲड करायचा प्रयत्न करते. अरे, असं काय होतंय बरं? मला त्यांना ॲड करायचं आहे आणि मी त्यांना ॲड करणार आहे पुढच्या काही मिनिटांमध्ये. येस. सॉरी, तुम्हाला माहिती आहे मी टेक्निकली किती चॅलेंज आहे, टेक्नॉलॉजिकली किती चॅलेंज आहे, सो त्याच्यामुळे जरासा वेळ लागतोय. हॅलो. हेलो, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? ये वैसे तो अब रिडंडेंट सवाल हो चुका है, बट हाँ, आई एम गुड. आप कैसी हैं? I'm absolutely fine, trying to cope up with this corona thing या and trying to stay at home, trying to be happy. या जो कि मुश्किल काम है थोड़ा. हाँ जी. हाँ. सर कैसे हैं आप? हम लोग कितने दिनों के बाद बात कर रहे हैं. हाँ, मतलब महीने हो गए बहुत ज्यादा. It's so good to see you. या सेम है, सेम है. मैं आपको एक्चुअली फॉलो करता रहता हूँ, आपके लाइव सेशंस में देखता रहता हूँ इंस्टा पे. I am so glad that today you agreed to join us in this live, because I know that you're not comfortable with Marathi, but let me assure you, बहुत प्यारी आज भाषा है, हम मुझे समझ में आ जाती है, मैं बोल नहीं पाता. ये वैसे मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल बोलने में नहीं हूं मैं. समझ तो लेता हूँ थोड़ा बहुत. I know I've seen that, क्योंकि रंगबाज के हमारे सेट पे हाँ, almost everybody in the एवरीवन. direction team या was Maharashtrian. या Or तो everybody used to start talking in Marathi as if everybody else on the set is Maharashtrian. हाँ, मुझे वैसे वो सारी बातें समझ आती थी.
है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग उसी तरह की मराठी में बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, आप आज थोड़ा हिंदी इंग्लिश हिंदी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, I'm extremely excited to talk to you today because हम्म, the whole concept of these live sessions is हम्म। oh, Saqib is watching our live. Hi, Saqib. Saqib is साकिब here. साकिब साहब, आदाब। कैसे हैं भाई? So I wanted to tell you about this whole concept. We call it as khajina. Khajina mane khazana. साकिब साहब फिरकी ले रहे हैं, बोलते हैं प्लीज टॉक इन मराठी। See, I am going to ask Saqib to come to my show then, एंड टॉक इन and I'll मराठी। ask him to talk in Marathi. यस, डू दैट, प्लीज डू दैट। Yes, so Khazana is all हम्म। about your memories, ओके। but memories as in memories related to your reading habits. What did you like to read? How did you actually grow up? What were हम्म, the things that mattered the most? हम्म, Uh, क्योंकि मैं अभी अभी आपके बारे में जब सबको बता रही थी तो हम्म। your career journey has been so diverse. You've been an engineer, यस, then you turned to an advertising professional, यस। then you moved on to become a successful RJ, हम्म, and then again you started a completely different career uh, and being a successful writer. हम्म। So this is like amazing. मुझे पता नहीं ये बात अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैं नहीं सर, बुरी मैं मैं नहीं है। मैं बोर हो जाता हूँ 5-6 सालों में ना। मैं हर चीज से बोर हो जाता हूँ। तो लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि लाइफ का स्पैन जो है बहुत कम है। तो जितना बटोर सको आप बटोर लो, जितनी छलांगे मार सकते हो आप मारते चले जाओ। कहीं आपको सक्सेस मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली ऐड होते जाएंगे। जी। तो इंजीनियरिंग तो क्यों मैंने की, क्योंकि उस टाइम पे ना, मतलब अगर आप थोड़ा पढ़ लिख गए हैं और पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हैं, तो राइट। आपसे ये अज्यूम कर लिया जाता था कि आप इंजीनियर बन जाएंगे, या ज्यादा पढ़ लिया तो डॉक्टर बन जाएंगे। और करेक्ट। हालांकि मेरे माँ बाप ने कभी इतना मुझ पर प्रेशर डाला नहीं था कोई पर्टिकुलर करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। वो बहुत ही कूल माइंडेड थे कि आपको जो करना है आप करें, लेकिन पीयर प्रेशर होता है ना, क्योंकि बाकी सारे वही कर रहे थे तो मुझे भी वही करना था। करेक्ट। तो वो कर लिया मैंने, और थर्ड ईयर तक आते आते मुझे समझ आ गया कि गलती हो गई है। तो लेकिन अब थर्ड ईयर तक आ गए हैं भाई, तो कंप्लीट तो करना ही है। तो मैंने कंप्लीट किया, और ठीक ठाक ही स्टूडेंट था मैं, और कॉलेज भी मेरा ठीक ठाक ही था। तो फिर सोचा कि जब इतना कर लिया है तो थोड़े पैसे कमा लिए जाएं। तो पैसे कमा लिए मैंने, फिर बोर हो गया पैसे से भी काम से भी। फिर मैंने सोचा कि अलग रुख किया जाए, तो फिर एडवर्टाइजिंग की तरफ गया। एंड बाय द टाइम आई जॉइंड एडवर्टाइजिंग ना, मतलब सॉरी इफ इट ऑफेंड, मतलब ये किसी के लिए ऑफेंसिव हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा क्योंकि मैंने वो देखा है। जो एडवर्टाइजिंग का चार्म था, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था एडवर्टाइजिंग की तरफ, वो मुझे वहां दिखा नहीं। अ, ओके। मैं डिसअपॉइंटेड था एक्चुअली बहुत ज्यादा। तो मैंने कुछ साल वहां पे निकाले, लेकिन वो बहुत ही मैकेनिकल काम हो गया था एक टाइम के बाद। क्योंकि हम लोग तो राइट। उस ग्लैमर की वजह से जाते हैं ना, कि हमने बहुत नाम सुने हैं, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े एड्स देखे हैं, तो हमने सोचा कि मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ बहुत बोर हुआ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि एक्सपीरियंस आपके जाया नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उस एडवर्टाइजिंग की वजह से ही मुझे ना बिग एफएम में एक बहुत ही डिफरेंट प्रोफाइल में क्रिएटिव हेड का प्रोफाइल ऑफर हुआ, जो करेक्ट। कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड था। शायद इसलिए उन लोगों ने हम्म। मुझे बुलाया होगा। तो वो किया मैंने। वो इंटरेस्टिंग काम था, क्योंकि आप एक नए मीडियम में आते हैं, और वहाँ एक्सीडेंटली ये सारी चीजें एक्सीडेंटली हो रही थी। मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया था, मेरा कभी बचपन से कोई इरादा नहीं था कि मैं आरजे बनूंगा। हालांकि लोग कहते थे कि आपकी आवाज में बेस है, एक तो आपकी आवाज रेडियो फ्रेंडली है एंड ऑल दैट, लेकिन मैंने कभी इस चीज को सीरियसली लिया नहीं। हालांकि मैं कंपेयरिंग करता था, मैं प्लेस करता था पहले। बहुत अजीब लगेगा आपको सुन के, मैंने कुछ एक्टिंग भी की है एक जमाने में। लेकिन मुझे समझ सीरियसली? आ गया, मैं मुझे समझ आया कि मैं बहुत बहुत बुरा एक्टर हूँ। मैं पर्दे के पीछे ही ठीक हूँ।
तो वो सब होता गया और एक्सीडेंटली मैं प्रोग्रामिंग हेड बन गया बिग एफएम में। बॉम्बे स्टेशन देखता था मैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेशन माना जाता है किसी भी रेडियो ऑफ कोर्स। स्टेशन के लिए। और उसके बाद मैं छोड़ के जा रहा था, वहां से भी बोर हो गया था मैं कि हो गया यार, बहुत कर लिया, निकलता हूँ वहां। तो यूजुअली जिस एज में लोग आरजेइंग छोड़ते हैं मैंने उस एज में आरजेइंग ज्वाइन किया। शुरू की। और वो भी मॉर्निंग शो से शुरू किया, जो कि सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। और मैं बहुत ही लेट सोने वाला आदमी हूँ, मैं 3-4 बजे सोने वाला आदमी वो 7 बजे से लाइव हो जाया करता था अपने स्टेशन पे, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ओह। और 7 बजे लाइव होने का मतलब है कि आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, आपको 5:30 बजे एकदम तैयार होके 6 बजे स्टेशन पहुंच जाना पड़ेगा, आपको प्रेप करना होता है थोड़ा, उसके बाद आप 7 बजे लाइव हो जाते हैं और 4 घंटे का शो करते हैं नॉन स्टॉप। राइट। तो लेकिन फिर मजा आने लगा। और ऑब्वियसली आप आरजे बनते हैं, पब्लिक प्रोफाइल में आते हैं, तो आपको थोड़ा फेम मिलने लगता है, आपका एक लिसनर बेस बन जाता है, वो सब चीजें शुरू में अट्रैक्ट करती हैं आपको बहुत। लेकिन मेरा ये था कि मुझे जो बोलना था मैं वही बोल रहा था, और ये फ्रीडम मुझे मिला था, इसलिए शायद मैंने वो एंजॉय किया। अगर मैं वो बोल रहा हम्म। होता जो मुझसे कहा जाता बोलने को, तब शायद मैं वो बहुत ज्यादा दिनों तक कर नहीं पाता। तो करेक्ट। मुझे इतना फ्रीडम था जो कि बहुत कम लोगों को होता है, और इसके लिए ऑल क्रेडिट गोज टू तरुण कटियाल, जो उस समय बिग एफएम के सीईओ होते थे। उन्होंने कहा भैया तू, शायद उनको ट्रस्ट था मुझ पे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुझे, वो सेंसिबल आदमी है, तुझे जो बोलना है बोल दे। मैंने कहा ठीक है, मैं जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो मैंने 6 साल मैंने 6 साल वो किया, और मुझे अजीब लगता था पता है कि मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे बोलना है, जो मेरा मन करता है, मैं वो गाने प्ले कर रहा हूँ जो मेरा सुनने का मन करता जो है, और आपको अच्छे लगते। और इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। कितने लोगों को हाँ, मिलता है ये सब मैं कुछ। इन चीजों के लिए पैसे देने को तैयार था, मतलब मुझे अपने पसंद के गाने सुना दो तो मैं दे भी सकता हूँ ना पैसे, मुझे इन कामों के लिए पैसे मिल रहे थे। बट वही था कि रेडियो में मैंने मेहनत की, लेकिन मेहनत इसलिए की क्योंकि मुझे मजा भी आ रहा था। अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई किए मैंने, बात करने का शौक था, म्यूजिक का शौक था, फिल्मों का शौक था, और यही सब बातें करते हैं आप तो मजा आता है आपको। 5-6 साल के बाद मैं उससे भी बोर हो गया। मैं सोच ही रहा था छोड़ू छोड़ू छोड़ू, फिर एक्सीडेंटली मुझे पता नहीं, फिर अगेन द सेम पर्सन तरुण कटियाल, जो अब Z5 के सीईओ हैं, वो जी। मुझ में कई बार वो चीजें देख लेते थे जो मैं खुद भी नहीं देख पाता था। मेरा राइटर बनने का कोई इरादा नहीं था, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ आपको, कभी मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मैं शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ लिख लेता था, मैंने प्लेज लिखे हैं शुरुआत में, मतलब मैं या आई 2000, आई हर्ड अबाउट इट, हाँ राइट। मैं 2007 8 9 10 मैं एक्टिव था उस टाइम पे, तो मैंने प्लेज लिखे हैं, लेकिन मुझे स्क्रीन राइटिंग का, डायलॉग राइटिंग का जीरो एक्सपीरियंस था। फिर तरुण ने मुझे कहा कि मुझे लगता है तू लिख सकता है। मैंने कहा आपको लगता है, आप अगर रिस्क लेने को तैयार हो तो ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो बताओ। तो वैसे रंगबाज के सीजन 1 का कॉन्सेप्ट आया। अ, राइट। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने फिर मंगवाया, एक फॉर्मेट मंगाया, मैंने कहा कि अच्छा बता तो दो कि स्क्रीन पे लिखा कैसे जाता है, मैं तो लिख देता हूँ, मैं तो प्ले की तरह लिख के आ गया। ओ रियली, इतना इतना जीरो से, इतने एकदम जीरो से एकदम शुरुआत जीरो की? नहीं, मैं तो कहूंगा नेगेटिव से शुरू किया था मैंने, जीरो भी नहीं था, मैं जीरो तक भी पहुंचने में टाइम लगा था मुझे। बट एवरीथिंग हैपेंड वेरी फास्ट, मतलब रंगबाज सीजन 1, आई गेस साकिब हैं यहाँ पे, उनको तो वो शुरू से प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, ही वाज द फर्स्ट वन टू बी जी। फाइनलाइज्ड अपार्ट फ्रॉम द राइटर। सो उन्होंने जर्नी अपार्ट देखी, फ्रॉम और द राइट। सो वो बहुत जल्दी हो गया, मतलब वो 1.5-2 महीने में। और उसी बीच में मैंने ना एक सोलो यूरोप ट्रिप प्लान की हुई थी, तो मैंने हाँ। फ्रांस और इटली गया था मैं, वैसे ही 20 दिनों के लिए। तो वहां जाके मैंने गोरखपुर की कहानी लिखी, बहुत इंटरेस्टिंग था वो, पेरिस में बैठकर गोरखपुर की मतलब आप कहानी। पेरिस में बैठ के गोरखपुर इमेजिन मैं, कर रहे हाँ थे? हाँ हाँ हाँ, वेनिस में बैठ के मैंने वहां का ओ वर्ल्ड माय गॉड। क्रिएट किया था। बट जिस दिन मुझे ये लगा कि ये सीरीज तो बन जाएगी, तो उस दिन मैंने पहला काम ये किया कि मैंने आरजेइंग वाले जॉब से रिजाइन कर दिया। लोगों ने कहा भी कि यार 4 घंटे तो काम करते हो तुम, उसके बाद लिख लिया करो, इजी है ना, मतलब सुबह फ्री हो जाते हो, पूरा करेक्ट। दिन तुम्हारे पास होता है तो। लेकिन मैंने कहा कि भाई इतना आलसी आदमी इतना काम नहीं कर सकता तो लेट मी राइट। एंड उसके बाद हाँ, अभी ये चल रहा है।
देखते हैं ये यहाँ कब बोर होता हूँ, लेकिन अभी बोर नहीं हूँ, तो अभी तो लिख रहा हूँ। नहीं, आई थिंक आप बोर नहीं होंगे इसमें, क्योंकि आप यू रियली रियली एंजॉय योर राइटिंग, एंड आई हैव सीन दिस, क्योंकि आप सिर्फ मतलब कुछ कुछ राइटर्स तो ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ अपने सीन्स दे के चले जाते हैं या फिर भेज हम्म। देते हैं. हम्म। आई हैव नॉट सीन अ राइटर हु इज कंटिन्यूअसली सिटिंग ऑन द सेट नहीं, while वो the प्रोसेस shooting is वो going प्रोसेस on. भी अच्छा लगता है मुझे। और स्पेशली Right. अगर Right. जो डायरेक्टर है या डायरेक्शन टीम है वो आपके साथ है, मतलब, और आपकी एक ट्यूनिंग बन गई है, जैसे सचिन के साथ एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी शुरुआत से ही। Correct. सो वो मजा आता था उस पूरे प्रोसेस में। मतलब हर बार मैं हर शॉट के बाद उसको देखता था, वो मुझे देखता था, और जब आंखों आंखों में इशारे हो जाते थे ना कि ये ठीक है तो ही हाँ. ओके होता था वो वो आपने देखा ही होगा। जी. सो या। So that's what I wanted to know about it, कि इतना वेग जिस आदमी का प्रोफाइल हो, तो वो ऐसे ही नहीं बनता. मतलब अभी मजाक मजाक में हम लोग बोल रहे हैं कि बोर हो गया तो इससे इस पे चले गए, या फिर यू ट्राइड आउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. बट डू यू लाइक टू रीड? अलॉट। क्योंकि क्योंकि व्हाट आई फील इज, अदरवाइज इतना फाउंडेशन होने के बावजूद आप इतनी सारी चीजें ट्राई भी नहीं कर सकते. नहीं, रीडिंग का शौक तो बचपन से रहा है, मतलब, और व्हाट डू यू क्योंकि लाइक टू रीड? वो भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, कोई एक जॉनरा नहीं है। क्योंकि मेरे माँ पापा दोनों यूनिवर्सिटी में थे, एकेडमिक ओके. प्रोफेशन में थे। तो मतलब ये बहुत ही पोएटिक लगेगा और बहुत ही रोमांटिसाइज करने वाली बात लगेगी, लेकिन मेरे हाथ में खिलौने से ज्यादा किताबें नहीं है बचपन में। वो मैंने देखा है। या आई कैन हाँ। कंप्लीटली रिलेट टू, क्योंकि मेरे बारे में हाँ। भी वैसा ही कुछ हुआ है. हाँ, मतलब आपको भी देख के और सुन के यही लगता है, और मतलब आपकी जो कविताएं होती हैं वो सुन के लगता ही है कि वो आप बहुत पढ़ती होंगी और आप बचपन से बहुत पढ़ी होंगी। तो मैं भी पढ़ा हूँ, और मैंने बहुत अलग अलग तरीके का लिटरेचर पढ़ा है। मुझे याद है जब बुक फेयर होता था, तो बाकी कहीं मेरे पापा मुझे लेकर जाए या ना जाए, बुक फेयर में मुझे हमेशा ले जाते थे। और वाह. ऑब्वियसली बुक फेयर में चिल्ड्रन सेक्शन होता था, लेकिन ना, बचा नहीं, बचपन से ही मुझे चिल्ड्रन बुक उतने पसंद नहीं थे जितने कि बाकी सेक्शंस, मतलब कि पता नहीं क्यों। तो हालांकि वो मुझे कुछ रशियन जो ट्रांसलेटेड बुक्स होती थी वो लाके देते थे। कुछ पपेट्स की बुक्स होती थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग दो तीन किताबें थी मेरे पास जिसमें ना पपेट्स बने होते थे, और अब पन्ने पलटते जाए ना ओह. तो वो उसके थ्रू कहानियां बताई जाती थी उसमें। ओह तो वाओ. हाँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग ओ हेनरी, उनकी शॉर्ट स्टोरीज, और उनके जो और कंटेम्प्रेरीज थे, ये सारी किताबें होती थी। रीडर्स डाइजेस्ट उस समय बहुत पॉपुलर था, अब तो इतना पॉपुलर रहा नहीं पॉपुलर वो। था. तो वो घर पे आता था, मेरे घर पे धर्मियों उस समय काफी चलता था, वो मैगजीन होती थी, वो आती थी, और मैं वो भी पढ़ता था। और लेकिन मेरे साथ इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि मैं इन सारी मैगजीन्स को ना पीछे से पढ़ता था, क्योंकि पीछे ना फिल्म का सेक्शन होता क्यों? था इसमें। ओह गॉड. तो ना वो फिल्म के इंटरव्यूज, फिल्म के, और वो इंटरेस्ट मेरा था। मैं फिल्मों का बहुत बड़ा बफ था शुरू से, बहुत ज्यादा फिल्में देखी है मैंने, और मैंने आलतू फालतू सारी फिल्में देख डाली हैं। मतलब मेरे घर में लोग सो जाया करते थे और मैं एकदम लो वॉल्यूम पे ना आंखें ऐसे करके फिल्में, शायद इसलिए चश्मा लगा है मुझे, मैं वो फिल्में कंप्लीट करता था, मतलब ऐसे। और लोग बोलते भी नहीं, मैं क्लास वाओ. फिफ्थ या सिक्स्थ में था, और ना मृणाल सेन की फिल्में आ रही हैं दूरदर्शन पे, जो कि घर वाले बोल रहे हैं कि यार ये तो आर्ट फिल्म है, कौन ही देखेगा, और मैं पूरी देख रहा हूँ। आके पूछ भी नहीं, तेरी तबीयत ठीक है, तू क्या देख, एक दिन अचानक देख रहा है यहाँ बैठ के मृणाल सेन की, वो किसी को समझ नहीं आती, वो मुझे मजा आ रहा है देखने में। स्कूल से भाग कर मैंने बहुत फिल्में देखी हैं। ये बात ओह शायद, रियली? हाँ, मेरे माँ पापा को शायद आज तक पता नहीं है। लेकिन मैंने बहुत फिल्में देखी हैं भाग के, और मतलब वाहियात फिल्में, टक्कर, नाजायज, नाराज, मतलब इस तरह की 90s की जितनी फिल्में थी मैंने सारी छान मारी हैं फिल्म। गुंडा हुंडा सब ना? गुंडा उंडा तो बाद की फिल्में हैं, एक्चुअली लेट की हैं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। एक ना अक्षय कुमार की फिल्म आई थी दीदार, कोई नहीं जानता, मुझे लगता है अक्षय साहब भी भूल गए होंगे, उनकी फर्स्ट या मुझे सेकंड नहीं फिल्म थी। पता है. हाँ, वो फर्स्ट या सेकंड फिल्म थी उनकी, वो भी मैंने भाग के देख ली। आई वॉज इन सिक्स्थ और सेवेंथ। तो मुझे याद है उस समय टिकट बहुत ओह. सस्ते होते थे, और एकदम आगे वाले रो में ना भाग के, और सब आपको अजीब सी नजरों से देखते थे अगर आप स्कूल ड्रेस में आए हैं तो।
बट आई लाइक, अरे वो फन है, सब देखी है मैंने, सारी फिल्में देखी हैं, अच्छी फिल्में भी देखी हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते थे तो वहां जाता था। और इन बीच में लेकिन किताब से वाबस्ता रहा, और वो कनेक्शन हम्म। कभी टूटा नहीं। और किताबें राइट। हर तरीके की, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेटेड बुक्स जो होती थी। फिर जब हम्म। इंजीनियरिंग गया तो इंजीनियरिंग की किताबें तो होती ही थी, वो तो आपको फ्री में मिल जाती थी, क्योंकि आपके सीनियर जो छोड़ के जा रहे होते थे तो उनकी लेगेसी मिल जाती थी आपको। ये हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। तो वो मुझे कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसमें कभी मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, क्योंकि वो पास होने के करेक्ट। लिए होती थी, वो तो पास हो ही जाएंगे यार। वहां पे मैं लाइब्रेरी में ऐसे मैगजीन्स पढ़ता था, और वहां भी किताबें होती थी, लिटरेचर सेक्शन होता था तो वो पढ़ता था। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने बहुत बचपन से इंडिया टुडे पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब मेरे लिए स्पेशली आता था, क्योंकि घर में और कोई नहीं सेम पढ़ता था। पिंच। हाँ, लोग कहते थे कि तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मत पढ़, लेकिन मुझे मजा आता था पढ़ने में। और उसके बाद मेरा ना पहली बार जब एक नाटक मेरे हाथ में आया, लाइक सीरियस प्ले जिसे कहते हैं, वो आई गेस सेकंड या थर्ड ईयर इंजीनियरिंग, वहां मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में था। और हम्म। वहां पे आई थिंक सखाराम बाइंडर ही पहला प्ले था जो मेरे हाथ में पड़ गया। और उसके बाद मैं तेंदुलकर साहब का फैन हो गया। तो मैंने तेंदुलकर साहब की लगभग सारी, अभी भी है मेरे पास, सारी प्लेस पढ़ डाली मतलब। और मुझे प्ले पढ़ने में भी बहुत वाओ। इंटरेस्ट आता था, मैं इमेजिन करता था कि अच्छा, वो लिखते भी वैसे ही थे ना कि यू कैन इमेजिन एवरीथिंग। यस यस। फिर वो And he used to write, sir, he used to हम्म, write all the specific and the smallest of the small details यस for the डिटेल, director. यस यस यस। हालांकि उन्होंने प्ले कभी डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता Yeah. था कि उनकी लिखी हुई उनके लिखे हुए नाटक को कोई भी डायरेक्ट कर सकता है, इतनी डिटेल्ड आउट होते थे उनके नाटक। तो फिर वो सारे प्ले, मतलब उनके बहुत ही ना कम लेसर नोन प्लेस भी हैं, जैसे एक उनका प्ले था हद तेरी किस्मत, उसके बारे Hmm. में पता भी नहीं है, वो मैंने पढ़ा, बहुत ही छोटा प्ले है वो मजा आ गया पढ़ के, मतलब मैंने सोचा क्या लिखता है ये आदमी यार। फिर वो जो पॉपुलर प्लेस हैं ऑब्वियसली वो तो सबने पढ़े हैं, तो ज्यादातर लोगों ने, वो मैंने भी पढ़ा। फिर मैंने तेंदुलकर से होते हुए फिर महेश अलकुचवार को पढ़ना शुरू किया। Ah. फिर मैंने कहा कि यार ये कितना ही अलग लिखते हैं और कितना ही खूबसूरत लिखते हैं वो। जैसे उनका एक प्ले है पार्टी, ऑब्वियसली उनका बहुत ही पॉपुलर नाटक है जिसपे फिल्म भी बनी है। Yes. होली भी शायद उन्होंने ही लिखी है, होली भी उनका ही है, उनका और ही है। बाड़ा चिरेबंदी। करेक्ट। एक ना रक्त पुष्प करके उनका नाटक है, फ्लावर ऑफ ब्लड। तो इतना इंटरेस्टिंग लगा था पढ़ के मुझे ना, उसमें ना एक माँ और बेटी की कहानी है, जहाँ द डॉटर इज अबाउट टू अटेन प्यूबर्टी एंड द मदर इज हम्म। अबाउट टू अटेन मेनोपॉज। Oh, उन दोनों की जो that's why केमिस्ट्री है, it's Rashtrakuta. यस, रक्त पुष्प, और क्या नाटक है वो, मतलब। और इस तरीके से फिर और भी प्लेस, फिर मैंने इंटरनेशनल राइटर्स को, हालांकि कभी मैं ड्रामा स्कूल नहीं गया, मेरा मन था ड्रामा स्कूल जाने का, एक्टिंग के लिए नहीं, लेकिन मैं ड्रामा वर्ल्ड से बहुत मुतासिर था उस टाइम पे, तो मैं जाना चाहता था, लेकिन हम्म। पढ़ता चला गया, कभी जाने का मौका मिला नहीं। मैं जब कॉर्पोरेट लाइफ में था तो मेरे पास बहुत टाइम होता था, मैं एक बहुत ही निहायती लेजी किस्म का कॉर्पोरेट एंटिटी रहा हूँ। मैंने एक साल प्लांट में भी बिताया है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, मतलब वहाँ पे, जहाँ पे मुझे 7 बजे Oh रिपोर्ट करना God, होता था, बाप रे। हाँ, मैं 10:30 बजे से पहले कभी नहीं पहुंच पाया वहां पे। लेकिन मैं उस मामले में मैं तेज था कि किसी को आज तक पता नहीं चला कि मैं लेट आया हूँ। और और वहां भी मुझे प्रमोशन वमोशन मिल जाते थे, पता नहीं, मैंने कहा ये तो बहुत आसान है यार, इनको You बेवकूफ have बनाना। been very, very lucky, Siddharth. Very lucky. देखिए, लक से ज्यादा ना कुछ स्मार्टनेस है, उसके पॉइंट्स में दूंगा खुद को। तो और उस चीज के पैसे मिल रहे थे मुझे, मैंने कहा ये तो सही है यार, मैंने बिल्कुल कॉलेज लाइफ की तरह ही कॉर्पोरेट लाइफ बिता दिया, मतलब अपना 3 साल मैंने काम किया। और लेकिन बहुत कुछ सीखा, आप जो लोगों से ना डील करने के तरीके सीखते हैं। एक प्लांट है जहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग रैंक्स Right. के। तो लोगों से जब आप डील करना सीखते हैं ना, तो क्योंकि राइटिंग ना, मुझे नहीं लगता कि अकेले में बैठकर लिखने की चीज है। हालांकि आप जो प्रोसेस है लिखने का वो आप अकेले लिखते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं वो अकेले बैठ के नहीं आते, Correct. वो लोगों से मिलके दुनिया को देखकर ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपकी Very जिंदगी true. का रिफ्लेक्शन ही है ना, जो आपकी राइटिंग में भी निकल कर आ रहा है किरदारों में। ये मेरा मानना है। Very true.
और Right. वो अच्छा तभी आप लिख पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं उन लोगों से या उस तरीके के लोगों से मिल चुके हों जिंदगी में, या उस जगह को आप देख चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो मेरे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को दिखाती है वो कहीं ना वो एक्सपीरियंसेस वो आए हैं, काम में आए हैं। सो So, tell me, what is the or which was the campaign uh, which you had worked upon, वो अभी तक आपके साथ रहा है या याद में रहा है? एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कैंपेन था, वो 2007-8 के अराउंड आया था, जिसमें वो नाका मुका गाना यूज किया था, जो बहुत पॉपुलर गाना था, तमिल गाना। हाँ, yeah, तो right. एवरी डे यू वेक अप विद टाइम्स ऑफ इंडिया काइंड ऑफ थिंग। तो Oh, right, वो एक right. कैंपेन था जिसमें मैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, डायरेक्टली तो नहीं क्योंकि मैं उस समय Oh, प्रेस में amazing. था नहीं। उसके बाद फोक्सवैगन जब इंडिया में लॉन्च हो रहा था, तो आई वॉज हाँ, इन हाँ, हाँ. मुद्रा मुद्रा, पता नहीं आपको नाम पता है या नहीं, मुद्रा I एडवर्टाइजिंग have heard कंपनी। about it. तो अब वो Yes, yes. डीडीबी मुद्रा हो चुका है। सो जी. फोक्सवैगन लॉन्च हो रहा था, तो इंडिया में बहुत बड़ा लॉन्च था उनका, मतलब इंडिया में आए थे पहली बार वो। तो उसके लिए पिच हुए, सारे बड़ी बड़ी एजेंसी जितनी थी वो सारी पिचिंग में गई। और सबसे खतरनाक काम पिचिंग का होता है एडवर्टाइजिंग में, मतलब वहां पे ऐसा लगता है कि खून कर देंगे एक दूसरे का लोग, है ना, मतलब कट थ्रोट, मतलब वेदर इट्स JWT और ओगिलवी, क्योंकि फोक्सवैगन इज अ बिग क्लाइंट, राइट, सो Right. एवरीवन वांटेड टू हैव अ शेयर। सो फाइनली वो मुद्रा को मिला, वो पिच, उस पे थोड़ा बहुत काम किया था मैंने, और उसके बाद जब फाइनली वो अप्रूव हो गया तो फिर फुल ऑन काम शुरू हुआ था उसका। तो ये दो कैंपेन हैं, तो जो जो मुझे याद specifically याद है. है। हाँ, अदरवाइज तो बहुत सारे कैंपेन्स थे। गोदरेज फूड्स के नगेट्स भी बेचे हैं मैंने, वो जो चिकन नगेट्स होते थे, सब कुछ किया, होर्डिंग्स लगवाई हैं मैंने फिल्मों के तो मतलब प्रमोशन वो किए तो हैं। ऐसा है कि आप किसी चीज को ना भी नहीं बोल सकते ना, वहां पे एवरीथिंग यू हैव टू से. करेक्ट करेक्ट That's the. करेक्ट करेक्ट। और मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें सुनने में बहुत बड़ी लग रही है ना, कि बट अल्टीमेटली इट बिकम्स अ वेरी मैकेनिकल प्रोसेस आफ्टर अ पॉइंट, I'm sure. क्योंकि आपने Right. कर दिया के बाद ना वो रूटीन बन जाता है एक तरीके से, कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये चाहिए और आपने उसको वो बना के दे दिया। तो आप ये काम Correct. मैं तो नहीं कर सकता बहुत दिनों तक, अनलेस एंड अनटिल आपका ना एक बहुत बड़ा मोटिव हो या इंटेंट हो कि आपको राइज अप टू द रैंक, होता है ना कि आपको आगे जाना है, CEO बनना है किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, या पार्टनर बनना है। जी. जो कि मेरे बैचमेट्स थे वो वहां तक पहुंच गए, ऑब्वियसली अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मेरा वो Wow. मोटिव था नहीं। कभी मैं उस रैंक में कभी जाना ही नहीं चाहता था। मैं सोचता था कि जब अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो बाकी क्या ही होगा आगे जाके। और एक ग्लैमर वर्ल्ड है ना, सबने मैडमेन देखा है, तो सबको लगता है कि सब ना वहां पे डॉन बन के गए हैं, डॉन ड्रेपर, जो ऑफिस में सिगरेट और दारू पी रहे हैं बैठ के, और बढ़िया काम चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अच्छा ऐसा लगता नहीं है होता. ऐसा सीरीज में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं। But then while RJing, tell me about that because Big FM, then हम्म। you have had a successful show for a long period of time, and you must have met so many people over there, so many celebrities probably. हाँ, कितने सारे इंटरव्यूज किए होंगे आपने, तो ऐसी बहुत कोई बहुत। चीज वहां की जो सी बहुत मैंने इंटरेस्टिंग स्टार्ट किया था ना, सी याद एक करो. वो भी अगेन एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं मेरे साथ। तो मैं क्रिएटिव हेड था, तो रेडियो में क्रिएटिव हेड का क्या मतलब होता है, आपको ना बेसिकली स्पॉट्स बनाने होते हैं ओके. क्लाइंट्स के लिए, या छोटे छोटे, वो 30-30 सेकंड के। रेडियो में 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30 सेकंड में प्रोमोज एंड स्पॉट्स। करेक्ट. तो वो मजेदार काम था, मतलब उसमें आप अलग अलग वॉइसेस यूज करते हैं, फिर लिखते हैं अलग तरीके से, क्लाइंट्स के लिए भी लिखते हैं, रेडियो स्टेशन के लिए भी। तो मैं वो सब कर रहा था। तो अचानक से आई आई रिमेम्बर रोचक कोहली, जो अब एक बहुत पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं, जिन्होंने पानी दा रंग जैसे गाने बनाए हैं, मतलब वो विकी डोनर वगैरह। यस. सो ही वाज माय सीनियर एट बिग एफएम। तो वो एक दिन मेरे पास आया, और वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो। सो तो वो मेरे पास आया, उसने कहा कि यार भावना सोमाया एक बहुत पॉपुलर फिल्म क्रिटिक है, और ऑथर भी हैं, तो उनके साथ जी. वो कोई शो प्लान कर रहे थे जिसका नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, जो 2 घंटे का वीकेंड शो था।
और वो एक बायोग्राफी काइंड ऑफ शो था जिसपे वो बायोग्राफी टाइप बताएंगी बड़े बड़े जो स्टार्स जो जा चुके हैं यस्टर ईयर्स के। जी। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा कि यार एक ना को होस्ट चाहिए हमें और हमारे पास पैसे नहीं है, तो तू करेगा क्या? तो मैंने कहा यार मैंने किया नहीं है कभी। बोलते नहीं नहीं तू कर लेगा, ट्राई कर ले। देन आई स्टार्टेड विद दैट और वो शो ना चल गया। चल गया मतलब वो क्लाइंट्स को भी पसंद आने लग गया, हालांकि आता था वो नहीं संडे सर, को। चल गया मतलब बहुत अच्छा चल गया। आई हैव हर्ड दैट शो। हाँ, तो वो चल गया, उसके स्पॉन्सर्स भी आ गए, हमारे सीईओ साहब भी खुश हो गए वो शो सुन के, हाँ हाँ अच्छा चल रहा है ये वो। आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग, जहां से शुरू हुआ और लोगों को लगा कि मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद जब लाइव शो एक्चुअली फाइट होता है कि, और दैट वाज अ रिकॉर्डेड शो, 2 घंटे का जो वीकेंड स्पेशल शोज होते हैं ना वो रिकॉर्डेड होते हैं, आप प्री रिकॉर्ड करके पैकेज करके हम्म। डालते हो। तो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। जब मुझे लाइव शो ऑफर हुआ ना, तो लाइव शो में भाई आपके पास ना ऐसे 14 फेडर्स होते हैं, कंसोल पे बैठते हैं आप, और हर चीज लाइव होती है, सो आपके पास मिस्टेक्स के चांस नहीं होते। एक गलत बटन दब गया एंड यू आर गॉन। तो और कुछ नहीं कर सकते, सारी गालियां आपको ही पड़नी है। तो मैं उससे बहुत घबराता था कि यार कैसे करूंगा। एक फेडर है जिससे आप गाना ऊपर नीचे करते हैं, एक फेडर होता है जिसमें आप बैकग्राउंड स्कोर टाइप की चीज होती है, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, कोई इंटरव्यू प्ले कर रहे हैं तो इंटरव्यू उसी टाइम पे कैसे पैचअप करना है आपको। टेलीफोनिक लाइंस जो होते हैं, जो टेलॉस मशीन होती है, उस पे एक टाइम पे 14 कॉल्स आ जाते हैं। और माय मान गॉड। लीजिए आपने कोई कॉन्टेस्ट थ्रो किया एंड सडनली देयर आर 14 कॉल्स। 14 कॉल्स में भी ये है कि आपने 14 कॉल खत्म किए तो 14 और कॉल आए, और आपको हर कॉल को एंटरटेन करना है। तो ये सारे काम होते हैं उसी 4 घंटे में। शुरू में बहुत मैंने गुफा भी बहुत किया, ऐसा नहीं है, सब करते हैं, मैंने भी किया। स्टेशन ऑफ एयर हो गया क्योंकि एक गलत बटन दब गया। ऑफ एयर का मतलब है डेड हो गया, साइलेंस। और ये क्राइम है उफ। किसी भी रेडियो स्टेशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ना मेरा बिग एफएम सपोज बंद हुआ तो लोग तो रेडियो सिटी पे चले जाएंगे ना, या रेड एफएम पे चले जाएंगे। तो कोई मेरे लिए वेट थोड़ी करेगा कि ये कब वापस आने वाला है, क्योंकि इतने ऑप्शन है लोगों के पास। तो वो सब किए हैं मैंने। लेकिन पीपल वर वेरी पेशेंट विथ मी, आई डोंट नो, बहुत ज्यादा बेचारे अच्छे लोग थे। मैं होता तो बहुत भड़कता, लेकिन वो अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे चांस दिया, तो मुझे 2-3 महीने लगे सेट सेट होने में। उसके बाद मजा आने लग गया, बहुत मजा आने लग गया। और कहने को 4 घंटे का शो होता है, लेकिन उस 4 घंटे के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। इफ यू रियली वांट टू डू अ गुड शो, तो आपको प्रेप करना पड़ता है, उसके लिए आपको इंटरव्यूज लाइन अप करने पड़ते हैं। जहां तक सेलेब्स की बात है और इंटरव्यूज की बात है, तो मुझे ना वो इंटरव्यूज बहुत बोरिंग लगते थे कि फिल्म प्रमोशन के लिए आपको काम करके कैसा लगा, इनके साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री थी, आपने ये क्या किया, एक मोमेंट बताइए जो क्या आपको मजा यादगार किया है। सेट पे। मैं करता ही नहीं था, मुझसे होता ही नहीं था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि नई फिल्मों के प्रमोशन के लिए जो टीम आई है, तो मुझे मना कर दिया गया कि भैया तू मत जा। फिल्मों के जो पीआर वाले होते थे मुझसे कतई खफा रहते थे वो, मतलब कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछता है, इससे तो फिल्म से लेना देना ही नहीं होता है इसका। आई सपोज यशराज ने मुझे बैन किया। क्यों बैन किया था, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं ना अच्छा मुझे मेरा बेस्ट इंटरव्यू रहा आज तक का। सबका इंटरव्यू किया करीब करीब मैंने, सबका। तो शाहरुख का इंटरव्यू करना था मुझे, क्योंकि हाँ। वो इतने, उनका इंटरव्यू देख के ही लगता है कि यार इनसे बात करके बहुत मजा आने वाला है। हाँ तो जी। मैं वो तो वेट कर रहा था। तो फाइनली फैन रिलीज होने वाली थी, यशराज की फिल्म थी। तो हम्म। मुझे मौका मिला तो मैं गया। मन्नत में ही हुआ था वो इंटरव्यू। तो बहुत बेहतरीन बातचीत हुई मेरे हिसाब से। मतलब वो बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप से लेकर उनकी पूरी हम्म। थिएटर जर्नी से, कैसे वो टीवी से फिल्म से, उनका पूरा मतलब ऐसा लग रहा था उनकी बायोग्राफी बन गई है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी थे जिनपे उनको भी टाइम लगा सोचने में, बट ही इज वेरी विटी है मतलब। और या वो ही इज कमाल ही का, इज। मतलब वो डिलाइट है, इंटरव्यूअर्स डिलाइट है वो। और मेरे हिसाब से वो बेस्ट इंटरव्यू था मेरा। लेकिन अगले दिन ना यशराज का एक बहुत ही स्टिंकर सा वो आ गया, मेल आ गया कि इन्होंने फिल्म के बारे में कुछ पूछा नहीं फलाने पे, जबकि उनको ये बात पता नहीं चली कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैन, तो आई हैव टू टॉक अबाउट हिज स्टारडम आल्सो, कि वो स्टारडम तक ऑफ पहुंचे कोर्स, कैसे। आई मीन दैट मेक्स सेंस लेकिन राइट। उनको वही पूछना था कि आपके मनीष शर्मा जो डायरेक्टर है उनके साथ आपका इक्वेशन कैसा रहा, फिल्म के कुछ 2-3 इंसिडेंट्स बता दीजिए, वो मैं नहीं पूछा। तो यशराज बैंड मी फॉर गुड,
किसी भी इंटरव्यू Oh के लिए God, उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, मुझे शाहरुख का इंटरव्यू करना था, इसके बाद मुझे किसी का मन ही नहीं अभी हो गया करता। अभी। क्या हो गया, ठीक। फिर एक दो बार ऐसा भी हुआ, मतलब आपको बहुत अजीब लगेगा, मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि अब बच्चन साहब का हर कोई फैन रहा है, मैं भी मतलब 70s वाले बच्चन का बहुत बड़ा फैन था। तो मुझे जब बच्चन साहब के साथ पहली बार इंटरव्यू करने का मौका मिला, अ, तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा। उसके बाद मैं उनसे 4-5 बार मिला अलग अलग उस पे। हमारे बीच में ना Wow. ऐसे बुक्स भी एक्सचेंज हुई। मैं ना, एक मेरे पास बहुत प्यारी सी बुक थी, दीवार के ऊपर ना, एक इंडियन ही ऑथर हैं लेकिन वो यूएस में रहते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है दीवार के ऊपर। तो मैं वो बुक ले दीवार गया था, फिल्म के ऊपर। दीवार फिल्म के ऊपर। और वो ओके। प्रोफेसर है, यूसीएलए में प्रोफेसर है, उन्होंने बुक लिखी और बहुत पसंदीदा बुक थी मेरी वो। तो मैं वो ले गया था साइन करवाने के लिए, कि मैं साइन हाँ। करा के रख लूंगा। तो ना बच्चन साहब भी रीडर तो है ही, तो उन्होंने पन्ने पलटने शुरू कर दिए, एक दो चैप्टर पढ़ गए, बोलते यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग किताब है यार। तो मैंने कहा कि रख लीजिए फिर। तो फिर आप क्या करेंगे, मैंने कहा मैं फिर आ जाऊंगा साइन कराने, कभी मतलब वापस लेने के लिए एक और मौका मिल जाएगा मुझे। अच्छा, मैंने बचपन में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बच्चन साहब से नहीं मिलूंगा। एक बार ना, मुझे याद नहीं, कुछ तो ऐसा था, आई गेस पिंक रिलीज होने वाली थी, और उसके प्रमोशन के जी। लिए ना मुझे बुलाया गया, एंड आई हैड टू से नो। और मैंने कभी नहीं सोचा हाँ। था लाइफ में कि मैं बच्चन साहब के इंटरव्यू के लिए मैं मना करूंगा, कि मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेज दो। लेकिन होता क्या है ना स्पृहा, हाँ। इंटरेस्टिंगली ना, कि ये आप स्टार स्ट्रक रह के आर्जिंग नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से। आपको एक इंटरव्यूअर, एक कॉन्वर्सेशनिस्ट बनना पड़ता है उसके लिए। आपको ना करेक्ट। बहुत ही पेरिफेरी के बाहर जाके चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ता है, तभी आपका देखना इंटरव्यू पड़ता। मजेदार बनेगा। क्योंकि फैन तो आप हैं ही, लेकिन उस फैन मोमेंट को आप अलग करके रखते हैं। क्योंकि और मुझे बहुत शौक रहा नहीं कभी कि मैं हर बार फोटो खिंचवा कर ट्विटर पे डालूं, मतलब वो जमता ही नहीं, कि मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। दूसरा ये This कि is quite different than many. सो वो चीज नहीं थी मेरे अंदर, स्टार स्ट्रक में कभी था नहीं। और वो शायद मेरे बेनिफिट में गई है बात, क्योंकि मैंने अपने सारे इंटरव्यूज भी ना एक्सट्रैक्ट करके रखे नहीं जब मैं छोड़ रहा था बिगेस्ट। मेरे हार्ड डिस्क पे कुछ इंटरव्यूज जो मुझे पसंद थी, वही मैंने अभी तक संभाल के रखा है, क्योंकि वो ना उसमें कुछ है मजेदार चीजें शायद। जैसे आई Right. रिमेम्बर बच्चन साहब, शाहरुख, तबू का एक बहुत ही, तबू का मैं बहुत बड़ा फैन, मतलब मैंने उनको जाते ही Yeah. बोल दिया था कि Right. आज तक मैं किसी को देख के स्टार स्ट्रक नहीं हुआ हूँ, लेकिन शायद आपके सामने मैं भूल गया हूँ कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू टेक योर टाइम। तो दैट वाज अ फैन मोमेंट, I लेकिन can उनके साथ imagine that भी। you had told this किस्सा। अब मुझे ये मैंने किस्सा शायद, आपने हाँ, बताया। मैंने शायद बताया होगा आपको, तो ये सब चीजें भी हुई हैं। लेकिन बहुत मजेदार रहा, लेकिन जब मुझे लगने लग गया ना कि मुझे जितना कुछ करना था रेडियो में मैं कर चुका हूँ, अब मैं शायद अपने हम्म। आप को रिपीट करने लग जाऊँ। और बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, मुझे 4 घंटे के हिसाब से ना बहुत पैसे मिलते थे रेडियो में, बहुत पैसे। मुझे लगता है आरजेस आर मतलब बहुत ज्यादा पेड है जॉब, मतलब इतना डिजर्व नहीं करते आरजेस, मतलब क्योंकि परसेप्शन बेस्ड है। अगर आपका शो चल गया है तो आप कुछ भी डिमांड कर बिल्कुल। सकते हैं। और मैंने कभी डिमांड भी नहीं की, मुझे वैसे ही मिल रहे थे, तो मुझे डर लगता था कि यार कि क्यों दे रहे हैं इतने पैसे, मैं लायक नहीं हूं इसके। तो फाइनली जब मुझे लगा कि नहीं यार ये हो गया, अब मैं कुछ नया ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो वो टाइम था जब मैंने नाइस। वो छोड़ दिया। और मुझे लगता है एक टाइम पे आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में जब जाने लगते हो ना, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वहां पे जाके ना हाँ। कंफर्ट जोन में आ गए तो आपके लिए वो बड़ा इजी हो जाता है, फिर मजा नहीं आता, एडवेंचर खत्म हो जाता है। But then came the writing, and it was such a big hit. मतलब हम्म, रंगबाज हो या रंगबाज फिर से हो. Then हम्म, you wrote this film called 377 Abnormal, which was हम्म, again based on such a. It was courageous, yeah, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे वो बात अभी भी टाबू ही है. हाँ हाँ, आर्टिकल 377 के बारे में अभी भी कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा नहीं है. करता। इन सब चीजों में व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज even Rangbaaz and Rangbaaz फिर से were based upon true stories, true life stories.
आपको कभी डर नहीं लगा? एक तो नहीं लगा, सच बताऊं तो, क्योंकि ना, अगेन बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं मैं, कि राइटर्स को ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोग पहचानते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप पूछ लीजिए कि जैसे हम जानते हैं कि जूही त्रिवेदी बहुत अच्छा लिखती है, मैं बहुत बहुत पसंद है मुझे उनकी राइटिंग। जी। पीकू, विकी डोनर, अक्टूबर। मेरे माँ बाप से पूछ लीजिए कि विकी डोनर उनको बहुत पसंद है, किसने लिखी है, नहीं पता होगा। उनको पता है रंगबाज किसने लिखी है, क्योंकि उनके बेटे ने लिखी है। नहीं तो स्किप इंट्रो ही जाता है। मुझे याद है। स्किप इंट्रो नहीं करते लोग, देखते हैं किसने लिखी कुछ नहीं भी। नहीं, मैं बता रहा हूँ राइटर का नाम, और इससे मुझे कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है। क्योंकि ना कई लोग कहते हैं मुझे कि राइटर को ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। मैंने कहा क्रेडिट रोल में उनका नाम आ गया है, ये बहुत है। इंडस्ट्री के लोग आपको जानते हैं और आपको काम मिल रहा है, ये बहुत है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए था? क्योंकि अगर आपको फेम चाहिए था, आपको चाहिए था कि लोग आपको जी। पहचाने, तो ये प्रोफेशन ही गलत था आपके लिए। क्योंकि ये तो बैक एंड का काम है ना। यहाँ तो आप, जो होता है ना कि चिकन को मैरिनेट किया, तो मैरिनेट करने तक वाह, आपका काम है। आपने जब कढ़ाई में डाल दिया, उसके बाद तो लोग बना हुआ चिकन ही खाएंगे ना। ये थोड़ी पूछेंगे कि यार कैसे बनाया था आपने, मैरिनेट जरा किसने बताइए। किया था? हाँ, वो सब नहीं पूछते ना। तो जैसे मुझे लगता है 70s में सलीम जावेद साहब को छोड़ के अ, हिंदुस्तान में राइटर्स इतने ज्यादा स्टार कभी नहीं बने। और उसके लिए उनको जी। क्रेडिट जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़ी है वो। मतलब कहानियां हैं कि पोस्टर पे जाके खुद नाम लिख के आते थे। पेंटर हायर किया था उन्होंने जब जंजीर रिलीज हुई थी। जी। लेकिन जी। जी। फिर भी मुझे लगता है ना कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे मैं बोलूं कि शॉशैंक रिडेम्पशन हम सबको बहुत पसंद है, राइटर कौन है उस फिल्म का? फॉरेस्ट गम का राइटर कौन है? हमें नहीं पता है, क्योंकि फॉरेस्ट गम हमारे लिए ना सिर्फ टॉम हैंक्स है। और ये सही है, क्योंकि वो दिख रहे हैं मुझे तो, या तो डायरेक्टर या एक्टर। तो उसके लिए मुझे कभी कोई शिकायत रही नहीं है। हालांकि लोग मुझे बोलते थे कि आप आरजेइंग कर रहे हैं जहां लोग आपको जानते हैं, आपको सुनते हैं, आपके नाम से वाकिफ हैं। आप इस जॉब को छोड़ के एक ऐसे जॉब में जा रहे हो जहां आपको आम लोग जो हैं, जो ऑडियंस है आपकी, वो शायद इतना रिकॉग्नाइज ना करे। मैंने कहा नहीं, ये बहुत ही डिलिबरेट डिसीजन है, मुझे वो चीज चाहिए भी नहीं। क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं मैं बहुत शाई आदमी हूँ। मुझे अच्छा लगता है हम्म। कोने में बैठ के चुपचाप चीजों को ऑब्जर्व करना। मुझे, मैं बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ। मुझे तकलीफ होती है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में। अगर कोई कर दे सामने हम्म। वाला और एक बार वो लय में आ गया तो ठीक है। अदरवाइज मैं चुपचाप कोने में रह के अपना काम करने को तैयार हूँ। मुझे कोई उससे कोई शिकायत नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपने क्रेडिट के लिए लड़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अपना स्क्रीन स्पेस जहां पे राइटर का नाम आता है किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। मैंने कहा, ठीक है, पैसे मिल गए। आईएमडीबी पे नाम ना भी आए तो भी लोग जानते हैं कि किसने लिखा है। अगर किसी को जानना ही है कि अगर अच्छी लगी है रंगबाज उन्हें और उनको पता करवाना है कि किसने लिखा है, कितना डिफिकल्ट काम है, पता चल ही जाता है। But it has been a delight to, you know, have worked with you. सेम है, सेम है। क्या मैंने, प्यारा प्रोसेस रहा पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, और मैं भी यही कहूंगा कि बहुत मजेदार था। मैंने आपका ऑडिशन देखा था शुरू में जब कास्टिंग का प्रोसेस चल रहा था ना। तो जब मैं हाँ जी। अजय राय के ऑफिस में, हम लोग जार के ऑफिस में होते थे, मैं और सचिन बैठ के, तो उसने बोला कि यार इसका ऑडिशन देखो एक बार। तो यार हाँ। तो नहीं, बेचारा सर बोलता है मुझे, बट हाँ। So, बोलता है सर इसका ऑडिशन देखिए ना। मैंने कहा कि हाँ दिखाओ। मैंने देखा, मैंने कहा कौन है ये? मैंने कहा इनकी शक्ल तो देखी हुई है, मैंने देखा है इनको पहले। बोलता है स्प्रुआ है ये वो। मैंने कहा कि यार ये बढ़िया है, करो, फाइनल करो फिर। तो बोलता है अभी जी को भेजा है। मैंने कहा ये शर्तिया फाइनल है ये, मतलब और किसी को ऑडिशन भेजने की आगे जरूरत ही नहीं। वाह। एंड आई गेस यही हुआ। आई गेस यही हुआ था, आपका ऑडिशन आया और उसके बाद एक रोल तो फिक्स हो गया था कि कौन कर रहा है। हालांकि तब तक आई एम सो ग्लैड। अभी बोल रहा हूँ मैं, हालांकि तब तक लीड रोल भी फिक्स नहीं हुआ क्या बात कर रहे हो? था। आई होप कि वो ना सुन अभी रहे तो हो, बट मतलब
amazing is that? हम्म। वाह। बट सर बहुत ही मजा आ रहा है, मतलब अभी इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला कब 4:30 बजे हम लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया था. हाँ। It's almost past 5 o'clock. ओह। ओके। Uh, ओके। yeah, and many people have joined in the chat. My mom, dad have joined, and ओह वाह। they've sent their regards. मेरा रिगार्ड्स कन्वे कर दीजिए प्लीज। Yes, and all in all, many people are there listening to हम्म। our chat session. But what would you tell to all these people जो ढूंढ रहे हैं एक्चुअली जिंदगी में, पता नहीं चल रहा है अभी तक जिनको कि क्या करना है एग्जैक्टली, बिकॉज यू हैव बीन इनटू सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, कुछ उनके साथ शेयर करिए ना. मैं देखिए बड़ा ही पेट्रनाइजिंग लगता है ये कई बार ना कि मैं बताऊं कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो क्वेस्ट मेरी ही चल रही है। लेकिन हाँ, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं यही बोलूंगा कि अ, जो अपना पैशन भी ना, रियल पैशन ढूंढने में भी टाइम लगता है लोगों को, तो जी. हड़बड़ाए ना, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है, और क्योंकि आजकल मैं लॉकडाउन में ना एक चीज जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की थी वो बहुत कर रहा हूँ आजकल, वो है कुकिंग। और उसका हाँ. ना, उसका एक ही चीट कोड है। चीट कोड क्या है? एक ही रेसिपी है। किसी भी चीज को धीमी आंच पे पकाइएगा ना, वो अच्छी ही बनेगी, वाह सिम पे। वाह वाह. तो ये लाइफ में भी वाह. हड़बड़ी में ना क्या क्या कहे सर. तेल गरम करके डाल वाह दिया वाह. आपने तो वो मजा नहीं आता। मतलब आपको अगर सिम पे पकाना आ गया है तो वो चीज ठीक ही बनने वाली है। तो लाइफ में भी यही है, करियर में भी यही है। तो अपने पैशन को पहले तो तलाश लीजिए। इसमें ना कई फिल्टरिंग प्रोसेस भी होगा, कई चीजें आप ना रिमूव करेंगे अपनी जिंदगी से। जैसे हर कईयों को लगता है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब आप गाना शुरू करते हैं तो लगता है नहीं यार। जैसे मुझे एक टाइम पे लगता था कि मैं पोएट्री बहुत अच्छी लिखता हूँ, और आपके अगल बगल वाले लोग चढ़ाने में भी उस्ताद होते हैं, अरे यार क्या लिख दिया है तूने। एक आध साल बाद मैंने ही पढ़ा, मैंने कहा शिट यार, नहीं ये क्या लिखा था मैंने, ये सिर्फ तुकबंदी थी और कुछ नहीं था। मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो मैं पढ़ना चाहूँ खुद। तो मैंने कहा कि ये तो नहीं लिख सकता। ये ट्राई किया मैंने, नहीं होगा। और ऐसी कई चीजें थी जिसमें मैंने ट्राई किया और मुझे लगा कि नहीं। जैसे एक्टिंग मैंने किया और मैंने कहा कि मैं बहुत भद्दा, बेकार और वाहियात एक्टर हूँ। लेकिन हाँ, मैं प्ले लिख सकता हूँ, लोगों को डायरेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि ना अच्छा और बुरा परफॉर्मेंस ये मेरे दिमाग में है, कि वो समझ आ जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज को कैसे इनैक्ट किया जाए जो मेरे दिमाग में है। और वो कर सकता हूँ मैं। मतलब वो मैं देख सकता हूँ, ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूँ। और शायद वो सोच के ही लिखता हूँ मैं कई बार। क्योंकि आप जब लिखते भी हैं तो एक परफॉर्मेंस आपके दिमाग में तो रहता ही है ना, कि इस चीज को कैसे इनैक्ट किया जाने वाला है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। तो लोगों को भी ना अपनी फिल्टरिंग करनी होगी, चीजों को हटाना होगा पहले। बिल्कुल. करते करते ही पता चलेगा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। और आप जो कर सकते हैं उतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और आपको फिर उसमें कम वॉट में वाले हिसाब किताब में घुस जाना पड़ेगा हम्म. कि अब रिस्क है तो है, अब बनाना है, करना मतलब है अगर तो रिस्क करना लेना है है। और इसमें पैशन है तो बस लेना ही है रिस्क. बिना रिस्क लिए तो देखिए कुछ नहीं हो सकता। ये बात तय है कि अगर आप यही सोच के कुकिंग ना करें कि मैंने कभी कुक नहीं किया है, तो फिर कुकिंग कैसे करें। फिर फिर गड़बड़ है फिर. बस धीमी आंच पे रखिए, जलेगा नहीं, इसकी गारंटी। वाह 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 सर, और उसके आज बाद हो के जाएगा। ये चैट का आई थिंक दिस इज अ हाई पॉइंट. धीमी आंच पे पकाएं. But what fun chat it has been. Yeah. But as I told you, हम्म। कि हमारे ये खजाना का एक ही मकसद है कि जो चीजें कभी शेयर नहीं हुई है, जो राइट। करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अदरवाइज अगर हम मिले तो एक दूसरे को ऐसे कुछ सुना नहीं पाएंगे, राइट। यू नो. हम्म। तो वैसे कुछ चीजें शेयर की जाए तो आप अगर कुछ हमें, इफ यू वुड लाइक टू रीड आउट समथिंग फॉर अस. हाँ, आपने बोला था ना, तो वैसे मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। क्योंकि बीच में मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैंने बहुत ओटीटी देखना शुरू किया, लेकिन मैं ना बोर हो गया उसके बाद। अब देखा ही नहीं जा रहा, एक हम्म. तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है देखने का। क्योंकि कईयों के एक एपिसोड अच्छे लगे, कुछ के दो एपिसोड अच्छे लगे, और स्किप कर करके देखने में मजा आता नहीं है।
तो उसके बाद मैंने सोचा कि जो किताबें रह गई हैं ना वो पढ़ ली जाए। तो एक ना अभी एक इसको नज्म कह लीजिए, कविता कह लीजिए, जो भी हो, निदा फाजली की एक किताब है मेरे पास, ये मैं दिखा देता हूँ। वाह हाँ, वाह वाह। तो इसमें से मैंने एक मुझे अच्छी लगी थी ये कविता, तो मैंने सोचा कि ये आज थोड़ा रिलेवेंट भी है आज के हिसाब से। और निदा फाजली के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उनके बारे में हर कोई तो एवरीबडी, या एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम। सो तो इसमें इसका आप कहें इजाजत हो तो मैं ये सुना दूं। सर इरशाद छोटा सा है। इरशाद इरशाद। इसका टाइटल है कोई अकेला कहाँ है। कोई अकेला कहाँ है, हम्म शुक्रिया ए दरख्त तेरा, तेरी घनी छांव मेरे रास्ते की दिलकशी है। शुक्रिया ए चमकते सूरज, तेरी शुआओं से मेरे आंगन में रोशनी है। शुक्रिया वाह ए चहकती चिड़िया, तेरे सुरों से मेरी खामोशी में नगमगी है। पहाड़ मेरे लिए ही मौसम सजा रहा है, नदी का पानी हवा से बादल बना रहा है, किसी की सुई से मेरा कुर्ता तुरप रहा है, मेरे लिए गुलाब धूपों में तप रहा है। कोई अकेला कहाँ है। जमीन के जर्रे से आसमां तक, जमीन के जर्रे से आसमां तक हर एक वजूद एक कारवां है। जमी माँ है, हर एक सर पर हजार रिश्तों का आसमां है। बटी हुई सरहदों में सब कुछ जुड़ा हुआ है। अकेलापन आदमी की फुर्सत का फलसफा है। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी है। और मुझे लगता है आज के लिए ना, जब सब घर में बंद हो गए, तो ये पढ़ लेना हाँ चाहिए एक बार, क्योंकि अकेलापन एक अपॉर्चुनिटी भी है लोगों को अपने आप को तलाश लेने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वाह वाह सर, और कुछ हाँ, एक आध। एक एक गुलजार साहब, मेरे बहुत मतलब गुलजार साहब के इंटरव्यू का जिक्र करना भूल गया मैं। जब उनके घर पे गया था उनके अरे बर्थ, आई गेस इट वाज 2016, एक बार और मिला था उनसे, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया, हम्म। उनके साथ जो बातचीत हुई थी, मतलब वो आदमी, उनका ह्यूमर, उनका विट, उनकी नॉलेज, आप उनसे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। और ये मेरे लिए वाओ। ड्रीम था कि बॉस्कियाना जो उनका घर है, वहां पे आप, उनका बड़ा सा वो लिविंग रूम है, और मैं हम्म। बैठा हुआ हूँ नीचे, और वो बैठे हुए हैं अपने दीवान पे, और हमारी कुछ 3.5 घंटे की बातचीत चल रही है। मतलब ये मेरे लिए ड्रीम था। मतलब ऐसे मैंने कहा कि भाड़ में ये रेडियो ये बातचीत चलती रहे बस। तो आई स्वेयर। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, मतलब, और उनके हर चीज का फैन हूँ। वेदर इट्स हिज फिल्म्स, हिज लिरिक्स, हिज स्क्रीन प्ले, हिज डायलॉग्स, उनकी नज़में, उनकी कहानियां, उनकी शॉर्ट स्टोरीज, मतलब वो कमाल आदमी है। सच अ ट्रूथ इट मस्ट बी ना। यस 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 यस, मतलब वही कुछ चीजें हैं जो पूंजी हैं मेरी रेडियो से, अदरवाइज तो क्या ही है, मतलब। तो ये एक किताब है उनकी, ये गुलजार साहब की, और गुलजार साहब की बहुत किताबें हैं मेरे पास, तो उनमें से एक ये है। वाह। तो उसमें ना एक इनकी ना सिटी की सीरीज है, सिटी के ऊपर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो मद्रास के सिटी ऊपर, मतलब शहर। सिटी सिटी मतलब शहर, शहर के ऊपर, जैसे मद्रास के ऊपर एक कविता है, कलकत्ता के ऊपर है, तो एक बम्बई के ऊपर, ओह तो एक बम्बई के ऊपर कविता लिखी वाह है वाह। इन्होंने, और बहुत पहले की लिखी हुई है। तो वो मैं पढ़ता हूँ। जी तो जी जी बिल्कुल। और किताब वाले भी पॉलिटिकली सेफ खेल रहे हैं, तो बम्बई और ब्रैकेट में मुंबई लिख दिया है उन्होंने, लकी बम्बई ही था। उस पे कोई विवाद ना हो। और तो इसका नाम बम्बई है, जब लिखा था तो बम्बई ही रहा होगा, ये नहीं सोचेंगे जब भी उन्होंने लिखा था तभी वो बम्बई तब हुआ बम्बई करता था। था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये सुनाता हूँ मैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, और गुलजार साहब से पहले ही माफी मांग लेता हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। बम्बई, बड़ी लंबी सी मछली की तरह लेटी हुई पानी में ये नगरी, कि सर पानी में और पांव जमीन पर है। समंदर छोड़ती है न समंदर में उतरती है ये नगरी बम्बई की। जुराबे लंबे लंबे साहिलों की पिंडलियों तक खींच रखी हैं। जुराबे लंबे वाह लंबे साहिलों की पिंडलियों तक खींच रखी हैं। समंदर खेलता रहता है पैरों से लिपट कर
हमेशा छींकता है, शाम होती है तो टाइड में। यहीं देखा है साहिल पर समंदर ओक में भर के, जो शांदे की तरह हर रोज पी जाता है सूरज को, बड़ा तंदुरुस्त रहता है, कभी दुबला नहीं होता। कभी लगता है ये कोई तिलिस्मी सा जजीरा है, कभी लगता है ये कोई तिलिस्मी सा जजीरा है, जजीरा बंबई का। किसी गिरगिट की चमड़ी से बना है आसमां इसका, जो वादों की तरह रंगत बदलता है। किसी वाह गिरगिट की वाह। चमड़ी से बना है आसमां इसका, जो वादों की तरह रंगत बदलता है। कसीनों में रखे रोलेट की तरह सूरत चलता रहता है, कभी इस शहर की गर्दिश नहीं रुकती, कभी इस शहर की गर्दिश नहीं रुकती। इसे बेरिंग लगे हैं, किसी एक्सेल पे रखा है। तिलिस्मी शहर के मंजर अजब है, अकेले रात को निकलो सिया साटिन की सड़कों पर, तिलिस्मी चेहरे ऊपर जगमगाते होर्डिंग पर झूमते हैं। सितारे झांकते हैं नीचे सड़कों पर, वहीं चढ़ने के जीने ढूंढने पड़ते हैं पातालों में गुम होकर। यह जीना भी जादू है, यहां जीना भी जादू है, यहां पर ख्वाब भी टांगों पे चलते हैं। उमंगे फूटती हैं जिस तरह पानी में रखे मूंग के दाने, उमंगे वाह फूटती वाह। हैं जिस तरह पानी में रखे मूंग के दाने, चटकते हैं तो जिबें उगने लगती हैं। यहाँ दिल खर्च हो जाते हैं अक्सर, यहाँ दिल खर्च हो जाते हैं अक्सर, कुछ नहीं बचता, सभी चाटे हुए पत्तल हवा में उड़ते रहते हैं। को जब आंख बंद करता है समंदर, रात को जब आंख बंद करता है, ये नगरी पहनकर सारे जेवर आसमां पर अक्स अपना देखा करती है। वाह वाह कभी वाह, क्या बात। कभी सिंदबाद भी आया तो होगा इस जजीरे पर, कभी सिंदबाद भी आया तो होगा इस जजीरे पर, ये आधी पानी और आधी जमी पर जिंदा मछली देखकर हैरान हुआ होगा। ओहो, क्या कमाल लिखा व्हाट है ना। ब्रिलियंस, व्हाट ब्रिलियंस, क्या कमाल। मतलब इतना सुंदर, इतना आसान है ये, और कितना विजुअल है, मतलब एकदम। कितना विजुअल है। मतलब वो, और वो समंदर चीखता है और ऐसी छोटी छोटी, कितना प्यारा है। तो ये गुलजार साहब ही कर वाह, सकते हैं, मतलब ये वही है। आई स्वेर, आई स्वेर, अमेजिंग। अभी गुलजार साहब का जिक्र हुआ है सर, मैं बहुत ही मतलब एक कोशिश करने वाली और हूँ आपको प्लीज एक गुलजार प्लीज साहब की प्लीज प्लीज डू एक दैट, नज़म सुना, प्लीज। अरे प्लीज। क्योंकि मैंने बाकी डिसाइड नहीं किया था। हम लोग लोगों से पूछते हैं कि अ, आप कुछ फरमाइश कीजिए, आपको क्या सुनना है। तो एक कविता की फरमाइश है जो मैं बाद में सुनाऊंगी, जो मराठी कविता है। प्लीज प्लीज। लेकिन ये, दिस इज तो एक्चुअली अ फेमस नज़म ऑफ गुलजार साहब। लेकिन ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो मैं ये सुना देती हूँ आज। ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गरमाइश पर। क्या बात। ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गरमाइश पर, सिली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तौला कुछ भी नहीं। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तौला कुछ भी नहीं। लोग बजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। वाह वाह। मुंह मोड़ा तो देखा कितनी दूर खड़े थे हम दोनों। मुंह मोड़ा तो देखा कितनी दूर खड़े थे हम दोनों। आप लड़े थे हमसे बस एक करवट की गुंजाइश पर। ओफ ओफ ओफ। उफ। और कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर। कागज का एक चांद लगाकर रात अंधेरी खिड़की पर, दिल में कितने खुश थे अपनी फुरकत की आराइश पर। ओफ। ओस कागज का पड़ी थी चांद रात ने बहुत। ओ हो मार डाला। कितना प्यार, कितना प्यार। कागज का चांद। मतलब इसमें तो दिन रात ऐसे ही निकल जाए ये अरे अरे अरे, पढ़ते बिल्कुल पढ़ते। बिल्कुल। और एक कविता सर मैं सुनाने जा रही हूँ, जो फरमाइश मैंने जैसे कहा कि आई थी। जी जी। एक मिस्टर डोंगरे जी हैं जो हम्म। मेरा ये शो देखते हैं हर रोज। अच्छा। तो उन्होंने एक फरमाइश की थी, विंदा करंदीकर हमारे मराठी के जी जी जी। पोएट है, उनकी करेक्ट। पोएम उन्हें सुननी थी। लेकिन आई वांटेड टू क्लियर दिस, अगर डोंगरे साहब ये सुन रहे हैं तो काका ही कविता गुरु ठाकूर यांची आहे, विंदा करंदीकरांची नाही.
ये कविता फेमस की गई थी विंदा करंदीकर जी के नाम से सोशल मीडिया पे, पर वो ऍक्च्युली लिखी हुई आहे गुरुने. मी हे कन्फर्म केलंय, गुरुलाच विचारून हे कन्फर्म केलेलं आहे. सो ही गुरु ठाकूर यांची कविता आहे. मला हे मुद्दाम सांगावंसं वाटलं कारण अक्सर लेखकों का जो क्रेडिट होता है वो जब छीना जाए तो अच्छा नहीं लगता दिल में. बिल्कुल बिल्कुल. और इसी बात पे, इससे पहले कि आप ये कविता सुनाए ना, एक हैशटैग चलता है और एक पवन झा है जो गुलजार साहब के ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म से वो देखते हैं, और मतलब गुलजार ओके. साहब की इजाजत से ही, और बहुत बड़े फिल्म बफ भी हैं, वो फिल्म आर्काइविस्ट भी हैं. तो उन्होंने ना एक ओके. पेज ही शुरू किया है, नॉट बाई गुलजार. क्योंकि आपको लगता होगा ना, कई बार आप ट्विटर पे देखते हैं और मीम्स में देखते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में, गुलजार साहब की नज्म है ये, जबकि होती नहीं है उनकी, किसी और की बिल्कुल. नज्म को उनके नाम पे. तो मुझे लगता है एक ना आपको भी ऐसी सीरीज शुरू करनी चाहिए. मूल I'm लेखक sure. कौन है और मूल कवि जी. कौन है, ये मुझे लगता है आज इस प्लेटफॉर्म से मैं स्पृहा को बोलूंगा कि आप करिए, प्लीज कीजिएगा ये. मैं जरूर सोचूंगी सर इसके बारे में, क्योंकि हम्म. मेरी भी काफी कविताएं हैं जो मतलब अलग ही कविता के नीचे मुझे मेरा नाम दिखाई देता है, करेक्ट. और जो कविता अच्छी नहीं होती तो बुरा लगता है. ये सवाल मैंने पूछा भी था गुलजार साहब से. अच्छा. हाँ, मैंने कहा कि आजकल ना बहुत सारे लोग आपके जैसा लिखने लग गए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप. मैंने कहा नहीं, गुलजार टाइप बन गया है एक. तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में, आपको कैसा लगेगा कि कोई आपको कहे कि कोई आपके जैसा बोलता है. मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा. बोलता है हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता. बोलता है कि हाँ, मुझे, मेरे भी कानों से होकर अपने स्टाइल में बोल रहे थे, मेरे भी कानों से होकर गुजरी है कुछ ऐसी नज्में और कविताएं, और फिर मुझे लगा कि क्या मैं इतना खराब लिखता हूँ. नहीं तो आप ओ गॉड. प्लीज ये कविता सुनाए आप. यस यस, मैं ये कविता सुना रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगी. आ बहुत ही जाएगी, आ प्यारी जाएगी. कविता है. हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू. असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर. असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर. नको गुलामी नक्षत्रांची, भीती आंधळी ताऱ्यांची. नको गुलामी नक्षत्रांची, भीती आंधळी ताऱ्यांची. आयुष्याला भिडतानाही चैन करावी स्वप्नांची. असे दांडगी इच्छा ज्याची, मार्ग तयाला मिळती सत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. पाय असावे जमिनीवरती कवेत अंबर घेताना. पाय असावे जमिनीवरती कवेत अंबर घेताना. हसू असावे ओठांवरती काळीज काढून देताना. संकटासही ठणकावून सांगावे आता ये बेहत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. करून जावे असेही काही दुनियेतून या जाताना. करून जावे असेही काही दुनियेतून या जाताना. गहिवर यावा जगास साऱ्या निरोप शेवट देताना. आता आपण इरफान खान आणि ऋषी कपूर अशा दोन मोठ्या व्यक्तींना गमावलंय. सर, इट्स अ वेरी बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री इन लास्ट 2 days. सो आई थिंक ये जो स्टैंजा है ना, मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ परफेक्ट ट्रिब्यूट टू दीज फॅन्टॅस्टिक ऍक्टर्स. करून जावे असेही काही दुनियेतून या जाताना. गहिवर यावा जगास साऱ्या निरोप शेवट देताना. स्वर कठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर कातर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. आयुष्याला द्यावे उत्तर. वाह, बहुत सुंदर. So बहुत this बहुत was the बहुत poem सुंदर. by Guru Thakur. He is a very well-known lyricist in Marathi. या I've उन्होंने heard this name. बहुत हाँ. प्यारे प्यारे गाने लिखे हैं मराठी में. हम्म. तो मुझे लगा कि ये क्लैरिफिकेशन भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि Yes. he deserves it. He deserves it. Definitely, he deserves it. Yeah. And sir, it's been an hour almost. It's almost 5:30. Thank you so much for being with us today. I Thank had you a so lot much, of fun. Pooja. Yeah, same here. And thank you so much for inviting me. बहुत मजा आया.
और बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला। Yes. हम्म, And hope so we can meet in person very soon. या और मतलब बहुत इवन लोग एक्चुअली पूछ रहे हैं कि आप नया क्या लिख रहे हो, तो और what are the current projects which you are working on? 2 सीरीज पर अभी काम चल रहा है। वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है, और Wow. सीजन 3 पे काम शुरू होने वाला है। Woo! वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और Amazing. एक एक फिल्म पर काम चल रहा है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब मेरे दिल के काफी करीब है वो सब्जेक्ट। तो क्योंकि मैं भी ना गैंगस्टर से थोड़ा परे कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मुझे तो लग रहा था मैं खुद ही गैंगस्टर ना बन जाऊं लिखते लिखते, अब सब पता चल गया मुझे। पता चला कि अगला सीजन आप पे बन रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये नहीं, but चीजें jokes apart, हैं। सो ये चीजें हैं इसमें। wish you प्लीज, all the very best. हाँ सेम टू जी. यू स्प्रुहा, और प्लीज ख्याल रखें अपना, और Yes. ये जो कर रही हैं वो तो करती ही रहें, और बहुत जल्दी दोबारा काम करते हैं यार साथ में। Yes, yes. Cross fingers, cross fingers. बिल्कुल, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। Yes. So thank you so much, Siddharth, once again, and let's meet माई soon. प्लेजर, माई प्लेजर। थैंक यू, Bye थैंक यू। bye. बाय बाय, टेक केयर। Bye bye. Take care. सो मित्रांनो, हा होता खजिनाचा आपला आजचा भाग. मला खूप मजा आली आज सिद्धाची गप्पा मारून, कारण ते इतके मी मगाशी म्हटलं की ते एवढे मल्टी फॅसेटेड आहेत. मला असं वाटतं की आपल्याला जे माहितीचे चेहरे असतात त्यांच्या पलीकडचे हे खरे चेहरे असतात, जे प्रचंड काम करत असतात. आपल्याला त्यांचा चेहरा माहिती नसतो, त्याच्यामुळे कळतच नाही की ते काय करतायत आणि ते किती वेगवेगळ्या पद्धतीचं काम करतायत. त्यांच्याशी अशी जेव्हा भेट होते, ह्या अशा गोष्टी, ही गुफ्तगू जेव्हा करता येते, तेव्हा त्यांच्याबद्दल आणखीन खूप गोष्टी समजतात आणि आपण आणखीन आणखीन समृद्ध होत राहतो. त्यामुळे मला वाटलं की या खजिनाच्या भागामध्ये सिद्धार्थनी सुद्धा येणं फार आवश्यक आहे, आणि ते आले आणि त्यांनी इतका सुंदर वेळ आपल्यासोबत घालवला, इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टी शेअर केल्या. त्यांचं हे वाक्य, जिंदगी भी मी आज पे पत्नी चाहिए, मी हे कधीच विसरणार नाही. प्रत्येक भागामधनं आपल्याला इतक्या इंटरेस्टिंग छान छान गोष्टी मिळतात आणि आपण सगळे समृद्ध होत चाललोय. सो मला मला खरंच खूप आनंद आहे या गोष्टीचा. जे लोक आज ह्या गप्पा ऐकायला आलेत, थँक्यू. पुन्हा एकदा तुमचे खूप आभार. ठिक्कर बिल्ला निर्मित खजिनाचा हा भाग होता. या पुढचा भाग आपला असणार आहे सोमवारी, आणि तुम्ही सगळ्यांनी ज्यांची खूप फरमाईश केली होती, मी विचारलं होतं की तुम्हाला कोणाला बघायला आवडेल, कोणाला भेटायला आवडेल या आपल्या गप्पांमध्ये. वैभव जोशी अशी अनेकांनी फरमाईश केली होती. सो आपले या पुढचे सेलिब्रिटी गेस्ट असणार आहेत वैभव जोशी. त्यामुळे सोमवारचा भाग सुद्धा प्रचंड रंगेल, ह्याच्यात कुठलीच शंका नाहीये. सो खजिन्याच्या पुढच्या भागात आपण भेटूया सोमवारी दुपारी 4:30 वाजता. मीन व्हाईल हा भाग आपण IGTV वरती सुद्धा शेअर करतो, युट्यूबच्या माझ्या चॅनलवर सुद्धा शेअर करतो. त्यामुळे ज्यांना ज्यांना तो पुन्हा बघायचा असेल तर जरूर बघा. पुन्हा एकदा सांगेन की ज्या कविता ऐकायच्या आहेत त्यांची फरमाईश करत राहा, मला मेसेजेस करत राहा, मला सांगत राहा, आणि आपण त्या माणसांना बोलावण्याचा प्रयत्न करूया, त्या कविता इथे ऐकवायचा प्रयत्न करूया, आणि अशाच गप्पा मारत राहूया छान छान. थँक्यू वन्स अगेन. बाय बाय आणि सी यू रिअल सून. टाटा.